के प्रत्याशी के नाते, जिनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, जिनकी सोच बहुत ऊंची है, जौनपुर के सर्वांगीण विकास के लिए, यहां के नौजवानों के रोजगार के लिए, यहां के किसानों के उत्पादन को खरीदने के लिए, यहां की माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए, शिक्षा तो यहां बहुत है, उसका स्वागत, लेकिन उद्योगों का बहुत अभाव था, उसको बढ़ाने की जो बात आज आप कृपाशंकर जी ने कही है, मैं स्वागत करता हूं और उनको भारी अंतर से जिताने की आप सब लोगों से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं। मंच पर मेरे मंत्री परिषद के सहयोगी श्री गिरीश चंद्र यादव जी, मुझे याद है जब विधानसभा का चुनाव था, यहीं मेरा हेलीकॉप्टर उतरा था, यहीं पर सभा थी, याद है आप लोगों की नहीं याद है? और मैं उसमें आया था, मुझे ऐसा लगता है यहां मेरा आना शुभ हो जाता। जब मैं यहां आता हूं कमल का फूल खिल ही जाता है। ऐसे हमारे मंत्री परिषद के साथी गिरीश यादव जी, जब मैं उस समय आया था, मैंने कहा कि हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी हमारे परिवार वालों की शिकायत रहती है, लेकिन अब जौनपुर नगर पालिका के प्रथम नागरिक के रूप में मनोरमा जी को आपने निर्वाचित करके नगर पालिका अध्यक्ष बना दिया, इसकी मैं बधाई देता हूं। और ध्यान रखना, भविष्य में भी जो आपका हक है वो मिलेगा, ये भी ध्यान रखना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मंच पर हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, विधान परिषद में हमारे साथी, मुरादाबाद से आप सबके बीच में आए आदरणीय सत्यपाल सैनी जी, हमारे मीडिया पैनलिस्ट के रूप में ओम प्रकाश सिंह जी, हमारे विधानसभा में दोनों साथी विधायक, दोनों रमेश जी हैं, एक रमेश चंद्र मिश्रा जी हैं, एक रमेश सिंह जी हैं, दोनों मतलब अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए और जौनपुर की जनता और कार्यकर्ता के लिए समर्पित रहते हैं। हमारे जिले के अध्यक्ष के रूप में संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, हमारे बहुत प्रिय साथी पुष्पराज सिंह जी, हमारे मंच पर श्री धवल दबे जी, श्री रामचंद्र मिश्र जी, प्रभारी श्री अमरनाथ यादव जी, हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी, सुरेंद्र सिंघानिया जी, बाकेलाल सोनकर जी, हमारे राम सिंह मौर्य जी, बहुत पुराने साथी हैं सब, कमला प्रसाद जी, डॉक्टर राम सूरत मौर्य जी, धनई राम मौर्य जी, सब वरिष्ठ लोग हैं, बहुत पुराने लोग हैं, किसी भी परिस्थिति में जो डिगे नहीं, संतोष मौर्य जी, पृथ्वीराज मौर्य जी, रविंद्र मौर्य जी, राजेंद्र मौर्य जी, प्रेमचंद्र मौर्य जी, नीरज मौर्य जी, ममता मौर्य जी, विनीता मौर्य जी, बहुत मौर्य लोग भाई, रवि कुमार मौर्य जी, रमानाथ मौर्य जी, रामू मौर्य जी जो है प्रबंधक जी, सावित्री कठेरिया जी हमारी पूर्व विधायक है, अच्छे लाल मौर्य जी, देवानंद मौर्य जी, सतीश सिंह जी, नंदलाल जी, और जो मंच पर है सबको भाई, सबका नाम न ले पाऊं तो माफ करिएगा, क्योंकि मेरे लिए जो बूथ अध्यक्ष है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना महत्वपूर्ण मेरे लिए मंच होता है। सभी मंच और मंच के सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, मेरे पिता समान बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी पूज्य माताओं बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, 2024 की इस लोकसभा चुनाव में अच्छी बात यह है कि तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद से मोदी सरकार बनने जा रही है। बनने जा रही है कि नहीं बनने जा रही, बताओ। अब ये जौनपुर वालों को जो ताकत आपने 2022 के विधानसभा चुनाव में दिखाई थी, उससे दुगनी ताकत, उससे दुगने तिगुने वोट के अंतर से आप सबको जौनपुर लोकसभा हो चाहे मछली शहर लोकसभा, कमल के फूल की बटन दबा करके मोदी जी के सेना में जौनपुर और मछली शहर के सांसद को भी भिजवा देना, ये मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। एक बात और ध्यान रखना, दुष्प्रचार बहुत करने वाले घूम रहे होंगे, किसी के दुष्प्रचार में मत फंसना। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। भाजपा 2024 में भी है और आप सबके आशीर्वाद से देश और प्रदेश में 2047 तक रहेगी।
जब तक एक एक गरीब को अमीर नहीं बना देंगे, हमारी जो गरीब माताएं बहनें उनको लखपति दीदी नहीं बना देंगे, हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध करा देंगे, जब तक जो बेघर, अभी भी 1 लाख से लगभग अधिक घर हमने जौनपुर जिले में दिया है, लेकिन मोदी जी ने कहा है अभी भी मेरे बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास की आवश्यकता है कि नहीं है, बताओ। मोदी जी ने कहा है आप सबके आशीर्वाद से 4 जून को 4 बजे 400 पार होने के बाद, तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद 3 करोड़ और घर बनाने की शुरुआत की जाएगी। और यह विभाग मेरे पास ही है, कोई चिंता मत करना, जितना घर चाहिए उतना घर दिया जाए। और यहां बहुत बड़ी संख्या में हमारे ऐसे भी परिवार के सदस्य बैठे होंगे। मोदी जी चूंकि गरीब मां बाप के बेटे हैं, उनके पिताजी चाय बेचते थे, उनकी माताजी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती। जब कोई गरीब देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, गरीब को हटाने के लिए लग गए, वो पिछड़े वर्ग से आते उनको हटाने के लिए लग गए। आप बताओ, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने दोगे क्या? दोनों हाथ रख बताओ, हटाने दोगे क्या? मैं आप लोगों से यही यहां कहने आया हूं, जब गरीब मां बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, तब गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिलना शुरू हुआ। तब जिन गरीबों के घर में अंधेरा था, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास की बिजली देख करके अधिकारियों को बुलाया कि मेरे गरीब के घर में अंधेरा है और प्रधानमंत्री आवास में उजाला है, ये सुनिश्चित करो देश का कोई गरीब ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके घर में बिजली की रोशनी ना पहुंचे। बताओ, हर घर रोशनी पहुंची कि नहीं पहुंची? बताओ, पहुंची कि नहीं पहुंची? मोदी जी ने कहा मेरे प्रधानमंत्री आवास पे गैस के चूल्हे पर भोजन बनता। मेरी बहुत सारी गरीब माताएं बहनें ऐसी हैं जिनको लकड़ी और कंडे को जला करके भोजन बनाना पड़ता। बताइए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन गरीब परिवारों में उज्ज्वला योजना का मिला कि नहीं मिला? बताओ, मिला कि नहीं मिला? हम भी गरीब परिवार से निकल करके आए। बहुत सारे लोग बीमार हो जाते थे, लाखों रुपए इलाज के लिए खर्चा होगा इस डर से इलाज नहीं कराते थे और बीमारी पाले पाले मर जाते थे। लेकिन मोदी जी ने कहा अब गरीब मां बाप का बेटवा देश का प्रधानमंत्री है, अब कोई गरीब इसकी चिंता ना करे, 5 लाख रुपया तक के इलाज की सुविधा प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड से मोदी जी ने देने का काम शुरू किया। अब ये विरोधियों को कैसे अच्छा लगेगा? इस देश के अंदर 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको 3 साल से ज्यादा समय हो गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये सारे जो विरोधी हैं, इनको सबको ये अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई बिना खाए मर जाए तो कहे मोदी जी की सरकार में भूख से मर गए, और अगर मोदी जी गरीबों का पेट भरे तो कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन देने की क्या आवश्यकता है। वो मोदी जी हैं, वो गरीबी का दर्द जानते हैं और उस दर्द को जानने के कारण ही ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। और मोदी जी ने कहा है, मैं आपको बता दूं, ये 4 जून के बाद भी 5 साल तक राशन जो मिल रहा है ना, ऐसे मिलता रहेगा। अब आप सब सोचते थे कहां से मिली, कहां से मोदी जी लाई है? तो मोदी जी उनका कुछ करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा है कि न खइबे न खाए देबे, और जौन गरीबन का लूट के खाए के भरे तिजोरी बड़ी बड़ी ओका निकाल के गरीबन में बांट देबे। अब इस जब छापा पड़त है तो जैसे ही आपका पूरा पांडाल भरा है ना, उबल गया है, देखिए उधर भी खड़े इधर भी खड़े सब लोग, तब उनको लग रहा है कि अगर ये छापे पड़ते रहेंगे तो जो देश को लूट करके उन्होंने इकट्ठा किया है मोदी जी सब वसूल लेंगे, वसूल करके वो देश के और गरीब के भलाई में फिर खर्च कर देंगे। बताओ, अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ, अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी मोदी जी ने कहा जो 10 साल देखे हो ना, वो तो टेलर है, पूरी पिक्चर तो 4 तारीख के बाद दिखाने का काम किया जाएगा। बहुत लूटा है इन लोगों ने देश को। इनका फार्मूला था, अगर कोई योजना बनाते थे और उस योजना का पैसा
100 रुपया तय करते थे कि किसी गरीब को 100 रुपया देना है, तो उसमें से 85 रुपया उनकी दलाली फिक्स रहती थी। और ये केशव प्रसाद नहीं कह रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, ये श्री राहुल गांधी जी के पिता श्री राजीव गांधी जी ने संसद में खड़े होकर के कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, चाहे लखनऊ से 1 रुपया भेजते हैं, जिसके पास भेजते हैं वहां 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, 52 करोड़ देश में खाते खोले और दिल्ली से 34 लाख करोड़ रुपया भेजे, पूरा 34 लाख करोड़ लोगों के खाते में पहुंचा। ये ईमानदार मां बाप का बेटा है, इसलिए ये पहुंचा। अब ये विरोधियों को ये लग रहा है कि अगर मोदी जी गरीबों का हित करेंगे तो गुंडों का क्या होगा, अपराधियों का क्या होगा, माफियाओं का क्या होगा। आप विश्वास रखना, उनकी अच्छे से दवाई होगी, अच्छे से ठोकाई होगी। चिंता मत करना, आप चिंता मत करना, गुंडागर्दी नहीं रहेगी, ये विश्वास दिला करके जा रहा हूं। हमारा देश, हमारा प्रदेश आप तो जाके सही रास्ते पर चला है। और ये सारे विरोधी गिरोह के लोग मिल करके सोचते हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे। आप बताओ, आप सब अगर मोदी जी को पीएम बनाना चाहोगे वो हटा पाएंगे क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, हटा पाएंगे क्या? उनकी औकात ही नहीं है। इसलिए मैं दावे से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है। और जौनपुर से हमारे आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे सब लोग। ये आशीर्वाद केवल कृपा शंकर जी और केशव प्रसाद मौर्य को नहीं है, ये आपका आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी को है। आप कमल का बटन दबाओगे, कृपा शंकर सिंह जी को सांसद बनाओगे, तभी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ये सारे विरोधी चाहते हैं दूध में नींबू डालना चाहते हैं, हमारे परिवार को बांटना चाहते हैं। मोदी जी नहीं होते तो ये केशव प्रसाद मौर्य लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम बनता क्या? बताओ, बनता क्या? लगातार दूसरी बार डिप्टी सीएम बना। और आप सबको मालूम है बगल में बिहार है, बिहार में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज सम्राट चौधरी, वो भी अपने ही हैं। उनका वहां क्या बनाया? डिप्टी सीएम बनाया बिहार प्रदेश का, वो भी अध्यक्ष है। और इधर चलिए हरियाणा, दिल्ली के बगल में, वहां पर नायब सिंह सैनी जी हैं, अभी उनको भी मुख्यमंत्री वहां बना दिया। और इधर चलिए मध्य प्रदेश में, ये सैफई खानदान वाले बड़े परेशान हैं, कह रहे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, वहां डॉक्टर मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहां कोई साधारण सा कार्यकर्ता बड़े से बड़े जिम्मेदारी को निर्वाह कर सकता है। अगर एक आदिवासी समाज की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को माननीय नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की राष्ट्रपति बनाने का काम कर सकते हैं, एक चाय बेचने वाले के बेटे को भारतीय जनता पार्टी देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। बताओ, यहां कुछ असंभव है क्या? अब मैं अगर पूछूं, श्री अखिलेश यादव जी मुझसे बड़ा नाराज रहे, मैं उनसे पूछता हूं, ये बताओ, ये पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीट में से कौन दूसरा यादव नहीं मिला रहा आपके परिवार के अलावा जगह लोकसभा का टिकट दे देते? दे नहीं, क्यों को बताओ, दे नहीं। मैं ये कहते हैं हम पीडीए चलाते हैं। मैंने कहा पीडीए नहीं, तुम परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाते हो। इनके पीडीए का केवल यही मतलब है। और जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारी साइकिल को 2017 में पंचर कर चुका हूं, तो ये कहते हैं, इनके चाचा हैं एक प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, कहे केशव जी से हम साइकिल का पंचर बनवाएंगे। हमने कहा हम जौनपुर में जाके कहे आई बे कि इनकी साइकिल का पुर्जा खोल करके पैकिंग करा करके साइकिल को, सपा की साइकिल को सैफई में पार्सल कर दियो। कर दियो कि नहीं कर दियो? बताओ। मैं आप सब लोगों को यही कहने आया हूं। मैं ये नहीं चाहता कि इनकी गाली का जवाब आप गाली से दो, मैं भी गाली का जवाब गाली से नहीं देता। श्री अखिलेश यादव जी ने मेरे स्वर्गीय पिता के बारे में अपमान भरे शब्द सदन के अंदर कहे थे, लेकिन मैंने कहा अखिलेश जी, मैं आपकी गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा।
मैं लोगों के बीच जाकर के कहूंगा, इनकी गाली का जवाब कमल का बटन दबा करके दीजिए। कृपा शंकर जी सहित उत्तर प्रदेश में भाजपा गठबंधन के जितने प्रत्याशी उनको सांसद बना करके दीजिए और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके दीजिए। यही जवाब होगा। ये जब सत्ता नहीं रहती ना, सत्ता के बिना जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही सत्ता के बिना ये सपा बसपा कांग्रेस वाले तड़पते हैं। अब इनकी सत्ता छीन लिए तो लगता है इनकी जान निकल गई, लेकिन अगर ये गुंडागर्दी नहीं करते, भ्रष्टाचार नहीं करते, परिवारवाद नहीं करते, तो सत्ता में थे, सत्ता में रहते, इनको हटाते क्या कोई? जब सत्ता में थे कुछ याद नहीं था, सत्ता से बाहर हो गए तो सब कुछ याद आ गया और सत्ता में आते ही फिर सब भूल जाएंगे। इनका फार्मूला क्या है? इसी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री थे बाबूजी कल्याण सिंह जी थे, जानते हो सब लोग कि नहीं जानते हो? उनकी मौत हो गई थी, सामान्य बीमारी में मृत्यु हो जाती है, कोई भी आता है जाता है। सामान्य ढंग से जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका शव अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा में रखा जाता है। अखिलेश यादव जी 500 मीटर दूर बैठे थे, उनको श्रद्धांजलि देने केवल इसलिए नहीं आए कि उनका जो वोट बैंक है, जिन आतंकवादियों के मुकदमे इन्होंने वापस लिए थे, जिनको दंगा करने की खुली छूट दिया था, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की साइकिल से अतीक अहमद जैसे अपराधियों को, माफियाओं को सांसद बनाया था, वही श्री अखिलेश यादव जी जो 500 मीटर चल करके बाबूजी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि नहीं देने गए, वही गाजीपुर का माफिया उसको मसीहा बता करके उसकी कब्रिस्तान पे फतीहा पढ़ने के लिए गए थे कि नहीं? बताओ, गए थे कि नहीं गए? रामलला की जन्मभूमि पर मैं एक राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही हूं, कार सेवक। राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो राम भक्त नियत थे, श्री राम जय जय राम का जाप करते थे, वो रामलला का दर्शन करने जा रहे थे, उनपे गोली चली थी कि नहीं चली? बताओ। सब कुछ भूल करके श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का जो ट्रस्ट है, उसने 22 जनवरी 2024 में उनको न्योता दिया कि आइए आप भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हो जाइए। लेकिन ना वहां राहुल जी गए, ना उनके दोस्त अखिलेश यादव गए। ये दोनों लोगों ने रामलला का निमंत्रण ठुकरा दिया। अब बताइए, जिन्होंने रामलला का निमंत्रण ठुकराया है, उनको ठुकराना चाहिए कि नहीं ठुकराना चाहिए? मैं आज सबको ये अपील करने आया हूं, ये समाजवादी पार्टी ना गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। ये कभी गरीब का भला नहीं चाह सकते। ये पिछड़ों दलितों के दुश्मन है। ये दंगे करा सकते हैं, जमीनों पर कब्जे करवा सकते हैं, ये मकानों पर कब्जे करवा सकते हैं। और हमें याद रखना चाहिए, जब सपा की सरकार थी उस समय जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा रहता था कि नहीं रहता? बताओ। जिनका खाली प्लाट हो किसी का कब्जा कर लेते थे। आप सब लोगों ने कृपा करके इनको आईसीयू में भेज दिया है। कहां भेजा है? जोर से बोलो, कहां भेजा है? आईसीयू में। अब ये तीनों के बारे में बता रहा हूं, सपा सांपनाथ, बसपा नागनाथ और कांग्रेस कालियानाग। इन तीनों को अब ऑक्सीजन दोगे क्या? दोगे क्या? ध्यान रखना, अब इनको ऑक्सीजन मत देना। ये 2024 के बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। याद रखना जो मैं कह रहा हूं, इसको विश्वास रखना। और 2024 के बाद 2027 का जब विधानसभा चुनाव आएगा, तब अखिलेश जी लंदन में होंगे, इनके दोस्त इटली नानी के घर में होंगे। ये भी ध्यान रखना। 2024 का यह लोकसभा चुनाव निर्णायक चुनाव, ये गरीबों के बीच में और गुंडों के बीच में, ये गरीब किसानों के बीच में, भ्रष्टाचारियों के बीच में चुनाव। यहां बहुत सारे किसान बैठे हो जिनको 2-2 हजार की सम्मान निधि आती होगी, हर 4 महीने में आती है कि नहीं आती है? अगर ये लोग सरकार में आते तो 2000 ना आते। उसका 15% 300 रुपया होता है। आप लोगों को मिलता 300 रुपया और 1700 रुपया इनके दलालों के खाते में चला जाता, तिजोरी में चला जाता। मोदी जी ने इनकी दलाली क्या बंद कर दिया? ये सब मोदी जी के दुश्मन हो गए। लेकिन उनको मालूम है 10,000 दुश्मन, 140 करोड़ लोग
दोस्त बन गए हैं, उनके परिवार के सदस्य बन गए हैं। मैं आप सबको आज यहां पर यही आह्वान करूंगा, किसी भी स्थिति में 2024 की लोकसभा चुनाव हमें बड़े अंतर से भाजपा का कमल खिलाना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया कि नहीं हटाया? बहुत बड़े बड़े काम हुए, उसका वर्णन नहीं करूंगा, देर हो गई, गर्मी बहुत है। ये गर्मी हो सकता है 25 तारीख को भी रहे, लेकिन चाहे जितनी गर्मी रहे, लेकिन वोट डालने जरूर जाना। पहले मतदान फिर जलपान, और बटन भी बता रहे हैं कृपा शंकर सिंह जी की पहले नंबर वाली है। तो आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा, 25 तारीख को भारी मतदान करना है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कृपा शंकर सिंह जी को जौनपुर से सांसद बनाना है। और ये ध्यान रखना, यहाँ प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह जी नहीं, यहाँ के प्रत्याशी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है। यहाँ के प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। यहाँ का प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य है। आपकी कोई भी समस्या होगी, मैं लखनऊ में भी बैठा हूं, जौनपुर बुलाओगे जौनपुर भी आऊंगा। अभी गिरीश जी एक वादा बाकी रह गया भाई, 2022 में मैंने कहा था चुनाव के बाद आऊंगा, कहा था ना, मुझे याद आ रहा। लेकिन 4 जून को 4 बजे के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो पहले तो प्रधानमंत्री जी की शपथ समारोह देखा जाएगा, विजय उत्सव देखा जाएगा। लेकिन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर नहीं तो अक्टूबर में चाहे बुलाना, लेकिन एक बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? मुझे पता चला यहाँ जौनपुर वाले भी हैं, बदलापुर वाले भी हैं, क्यों सब लोग हो। तो सबसे मेरी यही विनती है, क्योंकि हमारा और आपका बहुत दूर का रिश्ता नहीं है, हम प्रयागराज वाले, आप जौनपुर वाले, पड़ोसी है, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। आपकी समस्या और उसका समाधान मेरा संकल्प है। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ध्यान करके सुने भाई, मैं कृपा शंकर सिंह जी से भी कह रहा हूं, अब मेरी ये बातें नहीं है, मेरा बूथ अध्यक्ष हो, चाहे साधारण से साधारण पन्ना प्रमुख हो, और चाहे अन्य कोई पदाधिकारी हो, मेरे हर कार्यकर्ता के सम्मान का ध्यान रखना, उसकी समस्या का ध्यान रखना, सर्वोच्च प्राथमिकता पे उसका समाधान करवाने का प्रयास करना। हमारे माननीय मंत्री जी और विधायक जी और पार्टी के सभी पदाधिकारी तो कार्यकर्ताओं के साथ हैं ही, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य पहले कार्यकर्ता है, बाद में डिप्टी सीएम है। इस बात को ध्यान में रख करके मेरी माताओं बहनों, आप सब बड़ी संख्या में आई। आप सबके बारे में बहुत सारे सपा बसपा कांग्रेस में जो हैं, हम लोगों से परिचित है, वो कहते हैं कि हम तो अपने घर में चाहे अपने अम्मा को कही, चाहे अपनी पत्नी को कही, चाहे बहन को कही, चाहे भाभी को कही, कोई सुनने को तैयार नहीं, सब कहते हैं मोदी जी को वोट देवे। सही बात है क्या? ये सही है क्या? कोई की घरवा में कोई सुनते नहीं है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि माताएं बहनें, जो देश की आधी आबादी, वो मेरी स्टार प्रचारक। सही है, ये बात सही है ना? आप सबके कंधे पर भी जिम्मेदारी है, ध्यान रखना। और मेरे नौजवानों, विकसित भारत बनाने की गारंटी अगर मोदी जी ने दिया है तो भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। अगर ये बेईमान लोग 60 साल देश में शासन ना किए होते, भाजपा शुरू से सत्ता में होती, तो हमारा देश विकासशील नहीं, विकसित होता। हर घर में नल से जल पहुंचाने की बात ये राहुल गांधी जी सोचेंगे जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए? ये अखिलेश यादव जी सोचेंगे जो सोने की थाली में भोजन करते हैं? ये गरीबों का दर्द ही नहीं जान सकते, जाके पैर न फटी में भाई, वह कहा जाने पीर पर आई। जो गरीबी में जिया ही नहीं, वो गरीबों का दर्द महसूस कर सकता है क्या? अच्छा भाषण देने से वोट नहीं मिलते। जब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी थे तो बहुत लोग आपको वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाए हैं, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे असफल अगर कोई मुख्यमंत्री रहा है तो श्री अखिलेश यादव जी आप रहे हो। और 10 साल तक सुपर पीएम के रूप में श्री राहुल गांधी जी आपने देश को चलाया है। आप संविधान की बात करते हो, गांव गांव में जाकर के अफवाह फैलाते हो। आपकी ही पार्टी के प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक अध्यादेश लाया था कि जो विधायक और सांसद के रूप में कोई अपराध करेगा और उसे 3 वर्ष की सजा होगी तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। आपने उसको फाड़ करके फेंक दिया था, जो स्वयं अपने ही प्रधानमंत्री के सरकारी आदेश को प्रेस वार्ता में फाड़ करके फेंक दिया। वो संविधान की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्यारी पार्टी है, लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी। इस देश में आपातकाल लगाया है। मेरे माननीय नरेंद्र मोदी जी संविधान के पुजारी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर
अंबेडकर के अधूरे स्वप्न को पूरा करने का काम कर रहे हैं, इसलिए गरीब की भलाई के लिए समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। और ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, इनके दुष्प्रचार में कोई आएगा क्या? जब सत्ता में थे तो सब भूल गए, जब सत्ता से गए सब याद आ गया। ध्यान रखना, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पुजारी मेरे नरेंद्र मोदी जी हैं। सांसद बनने के बाद संसद में जब पहली बार घुसे तो डेहरी पे संसद भवन को प्रणाम किया था, शीश झुकाया था। मैं भी उस समय सांसद बन करके गया था। सतपाल सैनी जी जो हमारे एमएलसी हैं वो भी गए थे। पत्रकारों ने पूछा कि संसद के डेहरी पे शीश क्यों झुका रहे हो? मोदी जी ने कहा ये लोकतंत्र का मंदिर है और इस हिंदुस्तान के रहने वाले लोग इस मंदिर के भगवान हैं और उन भगवान का मैं पुजारी हूं। देश की जनता को अपना भगवान मान करके, अपना परिवार मान करके, जिनकी पूजा में दिन रात वो लगे रहते हैं। तमाम चुनौतियां हैं, तमाम बाधाएं हैं, तमाम विरोधी हैं, लेकिन इसके बाद भी मोदी जी कहते हैं मारा आगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मध्यधार में, साहस को स्वीकार नहीं, मोदी को स्वीकार नहीं। इस रास्ते को चुनने वाले मेरे मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। और इसलिए मैं कहूंगा घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन दबा देना। ये विश्वास के साथ आप सब लोग बहुत देर से बैठे हैं। मुझे भी अभी सोनभद्र में एक सभा है, जाना है। मैं ये विश्वास के साथ जाऊं ना, देखिए भाई मैं जो वादा करता हूं उसे पूरा करता हूं। आप सब लोग अगर आज मैं आया हूं तो दोनों लोकसभा क्षेत्रों में मेरा सर ऊंचा करोगे? दोनों हाथ रख बताओ, करोगे? और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। बताओ है कि नहीं है? भाजपा को ये सपा बसपा कांग्रेस वाले अब हटा पाएंगे क्या? तो हम सब जो सरकार अच्छे से काम कर रही है, जो पार्टी अच्छे से काम कर रही है, उसके साथ जुड़े, कमल खिलाएं, कृपाशंकर सिंह जी को भारी वोटों से सांसद बनाएं और विरोधी प्रत्याशी जो भी हैं उनकी जमानत भी जब्त कराएं, क्योंकि कायदे से जमानत जब्त करा करके यहां से विदा करना चाहिए। करोगे ये काम? बस इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके एक बार मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।